हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है आज़ादी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आसिफ ज़की कुछ दिनों में ही मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। हालांकि वो ओहदे के एतबार से जूनियर था, लेकिन मैंने उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। चूँकि वो मेरे घर के पास ही रहता था, इसलिए हम दोनों ऑफिस साथ आते जाते थे। आसिफ सिर्फ अच्छा ट्रेनर ही नहीं था, बल्कि अपने काम में भी संजीदा था। लेकिन उसकी ये संजीदगी मस्करेपन में उस वक्त बदल जाती जब वो ऑफिस के बाहर होता। कुछ न कुछ बोलता रहता, हमेशा उसके चेहरे पर हंसी रहती। लेकिन आज ऑफिस जाते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। शायद उसे भी कंपनी के फैसले की भनक मिल गई थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है आसिफ, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उसने धीमी आवाज़ में कहा। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्या बात है बताओ मुझे? मैंने उससे फिर पूछा। उसने इस दफ़ा भी कुछ ना कहा और खामोश रहा। मैं उसकी खामोशी की वजह अच्छी तरह से जानता था। कंपनी ने 50% ट्रेनर को निकालने का फरमान जारी कर दिया था। सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी था और ये बातें ट्रेनर्स के कानों तक भी पहुंच चुकी थीं। जानता तो मैं भी था, लेकिन उस वक्त आसिफ को कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कंपनी किसको रखेगी और किसको हटाएगी ये सब हेड ऑफिस में तय तमाम होता है। हम सब तो सिर्फ शतरंज के प्यादे होते हैं। हम लोगों को जैसा करने को कहा जाता है हम वैसे ही करते हैं। खैर, इसी सोच के उधेड़ बुन में हम लोग ऑफिस पहुंच गए। देखा तो मेरे बॉस का 3 मिस कॉल्स है। मुझे थोड़ी तशवीश हुई कि क्या बात है, बॉस तो एक बार से ज़्यादा फ़ोन नहीं करते हैं। मैंने फ़ौरन बॉस को वापस फ़ोन लगाया। सर सॉरी, मैं आपका फ़ोन नहीं ले पाया, एक्चुअली आई वॉज ड्राइविंग। नो प्रॉब्लम सालेश, तुमने फाइनल लिस्ट देखा है एम्प्लॉयज़ का इस साल के लिए? यस सर। आर यू ओके विथ इट और वुड यू लाइक टू डू एनी चेंजेस इन द लिस्ट? सर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कई सारे ट्रेनर्स के नाम हैं एग्जिट लिस्ट में। तो आई मीन टू से सर, ऑल ऑफ अ सडन इस तरह का डिसीजन सर? शैलेश, यू नो ना, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग इन द बिजनेस आफ्टर द पैंडेमिक पीरियड। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुका है। कंपनी इज़ नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑन ट्रेनर्स। हम लोग उन्हीं ट्रेनर्स को रिटेन कर रहे हैं जिसकी उम्र और सैलरी दोनों ही कम हो। लेकिन सर, उन लोगों को अभी काम सिखाने में वक्त लगेगा। देखो शैलेश, मेरे साथ बहस करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें पता है ये साल कंपनी ने 35% ज़्यादा टारगेट सेट किया हम लोगों के लिए। क्या एग्जिस्टिंग सेल्स टीम के साथ हम लोग अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर टारगेट नहीं कर पाए तो साल के अंत में ये एक्सक्यूज़ कोई नहीं सुनेगा, हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। आई अंडरस्टैंड सर, बट मैंने फिर से एक बार अपने बॉस को समझाने की कोशिश की। देखो सालेश, मैंने तुम्हारा टारगेट और बजट दोनों ही भेज दिया है। अब तुम जितना ट्रेनर्स चाहो रख लो, लेकिन फिर सेल्स के लिए कोई भी मैन पावर नहीं मिलेगा। चॉइस इज़ योर्स। और मेरे बॉस ने फ़ोन काट दिया। जब मैंने कंप्यूटर खोलकर अपना टारगेट देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। टारगेट इतना ज़्यादा था कि उसके अचीव करने के लिए मुझे कई सारे सेल्स मैनेजर्स की ज़रूरत थी, और ऐसे में किसी भी ट्रेनर को अपनी टीम में रखने की गुंजाइश नहीं थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय आसिफ को कंपनी के फैसले के बारे में बताने का। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आसिफ को ये बात कैसे बताऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं जानता था कि आसिफ अपने घर का इकलौता कमाने वाला लड़का है। घर में वक्त बेवक्त ज़रूरतों के अचानक आ जाने से उसने कई लोन भी ले रखा था। ऑफिस में मेरे अलावा कुछ ही लोग ये बात जानते थे। खैर, मैंने फैसला कर लिया था कि जितनी जल्द हो आसिफ को ये फैसले के बारे में बताना ही ठीक होगा। कम से कम उसे कुछ वक्त तो मिलेगा नहीं नौकरी ढूंढने में। आसिफ मेरे केबिन में दाखिल हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था, आंखें कुछ नम थीं। वो चुप से आकर मेरे सामने वाले कुर्सी में बैठ गया। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ आसिफ, देखो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
डोंट टेक इट अदरवाइज बट इट्स क्वाइट ऑफिशियल। आसिफ बिना कुछ जवाब दिए एक टुक मेरे तरफ देखने लगा, जैसे उसे यह समझ में आ गया था कि मैं उससे क्या कहने जा रहा हूँ। उसकी आंखें जैसे कह रही हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। उसे शायद इस बात की खुशफहमी थी कि सब कुछ मेरे हाथ में है और मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन मेरा ये कहना कि इट्स क्वाइट ऑफिशियल, वो समझ गया कि मैंने भी उसके यहाँ से जाने के फरमान में अपना मोहर लगा दिया है। मैं कुछ बोलता उससे पहले मेरी बेटी आकांक्षा का फोन आ गया। पापा, आप कल मेरे साथ एनुअल डे में चल रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं ज़रूर चलूँगा, पर ये बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं जाऊँगा? मम्मी बोल रही है पापा को बोलो अभी के अभी छुट्टी अप्लाई कर देने, नहीं तो कल आपका कोई ज़रूरी मीटिंग आ जाएगा और आप फिर से पिछले साल की तरह हम लोगों के साथ नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं फ्री होकर फ़ोन करता हूं। और मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मुझे आसिफ की बेटी कुसुम की याद आ गई और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे कुछ बोल पाता। मैंने कहा, आसिफ, शायद कंपनी तुम्हें इस शहर से बाहर भेजे, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? सर, आप तो जानते हो मुझे नौकरी की कितनी सख्त ज़रूरत है, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद उसने एक ठंडी सांस ली। सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा फाइनल नहीं हुआ है, मैं सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता था। और हाँ, आज शाम को मुझे अपने एक दोस्त से मिलना था, तो तुम आज अकेले ही घर चले जाना, मुझे कुछ देर होगी। ठीक है सर। आसिफ के जाते ही मैंने अपने कई जान पहचान वालों को फ़ोन घुमाया और आसिफ को किसी और कंपनी में लगाने की कोशिश करता रहा। सबों का ये सवाल था कि अगर लड़का अच्छा है तो तुम अपनी टीम से उसे क्यों जाने दे रहे हो? मैं उन लोगों को क्या कहता कि उसे अपनी टीम में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं घर वापस आ गया। मेरी पत्नी नीलू मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उसके लिए मेरा चेहरा खुली किताब था। उसने मुझे देखते हुए पूछा, क्या बात है, बहुत टेंस लग रहे हो? ये सुनना था कि मैंने नीलू को सारी बात बताई, मेरी परेशानी को देखते हुए कहा, एज ए जोनल मैनेजर तुम अपने बॉस को नहीं समझा सकते? आखिर तुम भी एक एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय? सॉरी, कौन कहता है कि हम लोग एम्प्लॉय हैं? हम लोग एम्प्लॉय नहीं, गुलाम हैं और बस कुछ नहीं। देखा नहीं, हर चीज पे उन लोगों का एतराज है। सोशल मीडिया में अगर फैमिली के साथ किसी होटल का पिक्चर अपलोड किया तो उन लोगों को क्या लगता है? ये देखो, संडे के दिन काम के बारे में नहीं सोचकर फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। ये लोग हर चीज पे पाबंदी लगा देते हैं, किसी भी चीज की आजादी नहीं है और कहते हैं कि वी शुड मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। हम लोग सही मानों में गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं नीलू, और कुछ नहीं। नीलू को मेरी चिड़चिड़ाहट की वजह अच्छी तरह से मालूम थी। उसने बात को बदलते हुए कहा, चाय पियोगी या कॉफी? उतने में मेरी बेटी आकांक्षा दौड़कर आई और मुझसे लिपट गई। पापा, आपको मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद बेटा? कल एनुअल डे में मुझे पुलिस की बहादुरी के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ना, प्लीज आप मुझे लिखा दो ना, मैं वही पढ़ दूंगी। नीलू ने आकांक्षा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, पापा बहुत थक गए हैं, उन्हें थोड़ा आराम करने दो, थोड़ी देर बाद जो पूछना है पूछ लेना। आकांक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके। क्या कहा तुमने? पुलिस की बहादुरी पर? अरे तुम अपने दादाजी से क्यों नहीं पूछती? वो अंग्रेजों के जमाने में खुद पुलिस महकमे में थे और कई सारे मेडल्स भी पाए हैं। तुम्हें यह बात कैसे याद नहीं रही बेटा? मैंने आकांक्षा की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी तो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक में गए हुए हैं। मैंने सोचा जो पहले आएंगे मैं उनसे पूछ लूंगी। दादाजी ने तो आपको कई सारी कहानियां सुनाई होंगी, आप उनमें से एक मुझे सुना दीजिए। वेरी स्मार्ट। हाँ, मैंने आकांक्षा की तरफ देखते हुए कहा। उसी दौरान दरवाजे की कॉल बेल बजी। मेरे पिताजी पिकनिक से घर लौट चुके थे। आकांक्षा दादाजी आवाज लगाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, नीलू ये कहते हुए किचन चली गई। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मैं जब उठा तो बगल कमरे से मेरे पिताजी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। 20 मिनट पलक झपकते गुजर गए थे। मैंने नीलू को आवाज दी, नीलू, नीलू। क्या हुआ? कमरे में दाखिल होते हुए पूछी। आकांक्षा कहाँ है? और उसे कुछ एनुअल डे के लिए लिखवाना था ना? वो
अपने दादाजी से उनकी बहादुरी की कहानी सुन रही है। अच्छा, चलो हम लोग भी इसी बहाने पिताजी की बहादुरी की कुछ कहानियां सुन लें। मैंने नीलू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग दोनों कमरे में दाखिल हुए और उसके बाद हम लोगों ने चारों तरफ से उस घर को घेर लिया था जहां टेररिस्ट छुपे थे। मेरे पिताजी ने ड्रामाई अंदाज में कहा, आपको कैसे पता चला कि वो लोग उस घर में छुपे हैं? आकांक्षा ने मासूमियत के साथ पूछा। हम लोगों के पास बहुत सारे इन्फॉर्मर्स होते थे जो उन लोगों का विश्वास जीतकर उन लोगों के साथ ही मिल जाते थे और हम लोगों को उन लोगों के प्लान और मूवमेंट के बारे में बता देते थे। समझ में आया? मेरे पिताजी ने कहा। पर दादाजी, ये इन्फॉर्मर कौन लोग होते थे और ये ऐसा क्यों करते थे? आकांक्षा के सवालों से कोई बच पाया है जो मैं बच पाऊंगा? अच्छा, इसको ऐसा समझो कि मैंने तुमसे कहा कि पापा जब भी ऑफिस से घर आए तुम मुझे आकर मेरे कमरे में बता देना। उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा चॉकलेट दूंगा। तो तुम मुझे आकर हर दिन बताओगी ना? मैं तो रोज बताऊंगी। ठीक इसी तरह से हम लोग कुछ लोगों को उसके इलाके से चुन लेते थे और उन्हें कैडबरी की जगह बहुत सारे पैसे देते थे और बदले में वो हमें टेररिस्ट के बारे में बता देते थे। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे पिताजी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता संजीदा हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ दादाजी? उसके बाद मैं और मेरे कुछ साथी उस घर के अंदर दाखिल हुए और 2 उग्रवादी को खींचते हुए घर के बाहर ले आए। लेकिन घर के बाहर आते ही मैं उन दोनों को देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गया। ये दोनों मेरे ही गांव से थे। आप इन दोनों को जानते थे दादाजी? हाँ बेटा, एक रहमत अली और दूसरा गुरप्रीत सिंह था और उन दोनों की आंखें मुझे घूरने लगी। उसी दौरान मेरे सीनियर लॉर्ड रैचल वहां पहुंच गया और उन दोनों को गोली मार देने को कहा। यह ऑर्डर मिलते ही जब मैंने उन लोगों की तरफ देखा तो उनके चेहरे में मौत का बिल्कुल खौफ नहीं था, लेकिन उनकी आंखें जैसे मुझसे कह रही हो कि अब तुम हम पर गोली चलाओगे। फिर आपने क्या किया दादाजी? इतने में नीलू आकांक्षा के सवाल को काटते हुए कहा, आकांक्षा चलो पहले डिनर कर लो, बहुत देर हो रही है। बाकी की कहानी डिनर के बाद सुन लेना। नीलू नहीं चाहती थी कि आकांक्षा ये सब खून खराबा की बातें सुने और वो उसे बड़े ही कायदे से बाहर ले आई। आकांक्षा और नीलू जा चुकी थी। मुझे पता था कि पिताजी आकांक्षा को कहानी सुना रहे थे, लेकिन पता नहीं मुझे यह एहसास हुआ कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पिताजी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। मैंने पिताजी से पूछ लिया, फिर क्या हुआ पिताजी? आपने उन लोगों पर गोलियां चला दी? हाँ, मैंने गोलियां चला दी। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। और ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं, होंठ थरथराने लगे और उनके चेहरे पर एक जुर्म का एहसास तारी हो गया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? तुम लोगों के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों की बात नहीं मानकर बच जाता? नहीं बेटे, वो लोग मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को भी मार देते, तुम सबको भी मार देते। खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि ये अंग्रेज अपने साथ बैरूनी मुल्क से अपने फौज लाए थे? नहीं बेटे, ये लोग यहाँ के ही लोग को अपने पुलिस महकमे में मुलाजमत देते थे और अपने ही भाई बंधु को हम लोगों से मरवाते थे। मैंने शायद
पिताजी को इससे पहले कभी इतनी तकलीफ में नहीं देखा था और ना ही इस तरह की कभी कोई कहानी सुनी थी। पता नहीं आज पिकनिक से आने के बाद उन्हें ये कहानी ही क्यों सूझी। ये तो शायद वो जानते हैं या वो लोग जानते होंगे जो पिकनिक में इनके साथ गए थे। मैंने बात को पलटते हुए कहा, क्या जरूरत थी पिताजी ऐसी नौकरी करने की? नौकरी? कौन कहता है कि हम लोग नौकरी करते थे? हम लोग तो अंग्रेजों की गुलामी करते थे बेटे। उनका ये जुमला सुनते ही मेरे जहन में नीलू से अपनी ही कही हुई बात रक्स करने लगी। कौन कहता है कि हम लोग एम्प्लॉय हैं, गुलाम हैं और बस कुछ नहीं। मेरे जहन में अचानक एक सवाल उठा, तो क्या सही मानों में हम लोगों को आज़ादी मिली, ना कि सिर्फ गुलामी की शक्ल बदल गई है? सही मानों में हम आज भी इन मल्टीनेशनल कंपनीज के गुलाम हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।